हेलो फ्रेंड्स, मैं अक्षय पांडे आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष ट्यूटोरियल्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ के बजट का मूल्यांकन करेंगे, यानी वर्ष 2023-24 में जो छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है उन बजट के समस्त आंकड़ों का मूल्यांकन करेंगे, पूरा तर्कपूर्ण तरीके से उसका विश्लेषण करेंगे और इस बजट को भरोसे का बजट की संज्ञा प्रदान की गई है उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बजट कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसी वर्ष छत्तीसगढ़ सरकार विधानसभा चुनाव में जाने वाली है और ये 5वीं विधानसभा का हमारा आखिरी बजट है, यानी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली जो 5वीं विधानसभा है उसका ये आखिरी बजट है। तो इस मायने में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बजट को हम क्रमबद्ध तरीके से 2 पार्ट में कवर करेंगे। ये हमारा पहला पार्ट होगा और इसके बाद दूसरा पार्ट भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। इस दौरान हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से बजट के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार विभिन्न योजनाओं पर व्यय करेगी, विभिन्न कार्यक्रमों में किस तरीके से व्यय करेगी, किस तरीके से अलग अलग मेडिकल कॉलेज वगैरह स्थापित किए जाएंगे, इन सभी पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस दौरान किस तरीके से हमारी जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भी वृद्धि हुई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये सेशन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपकी प्रारंभिक परीक्षा, आपकी मुख्य परीक्षा और व्यापम की जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं, आपको यहां से प्रश्न शॉर्ट देखने को मिलेगा। तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरी तरीके से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारी बारीकियों को हम समझेंगे। साथ ही साथ बजट क्या है, बजट का कंप्लीट स्ट्रक्चर हम इसमें कवर करने जा रहे हैं। केवल हम आंकड़े भर नहीं देखेंगे, हम कंप्लीट स्ट्रक्चर को भी समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके मन में बजट को लेकर के किसी प्रकार का प्रश्न न हो, किसी प्रकार का संदेह न हो और बजट आपको आसानी से समझ में आए। तो मेरा उद्देश्य होगा, इसलिए आखिरी तक आप वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रारंभिक जानकारी की। कुछ प्रारंभिक जानकारी जो आपको याद रखनी है, प्रारंभिक जानकारी जो आपको याद रखनी है बजट 2023-24 से लेकर के 2023-24 जो हमारी छत्तीसगढ़ सरकार का है। याद रखिएगा, इस बजट को प्रस्तुत कब किया गया है, तो बजट को प्रस्तुत किया गया है हमारा 6 मार्च 2023। सबसे पहला प्रश्न यही बनेगा आपसे कि बजट का प्रस्तुतिकरण कब किया गया, तो याद रखिएगा 6 मार्च 2023। प्रस्तुत किन्होंने किया है, तो हमारे वर्तमान में वित्त मंत्रालय का जिम्मा और साथ ही साथ मुख्यमंत्री भी कौन है हमारे, भूपेश बघेल जी, तो इन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी भी माननीय भूपेश बघेल जी संभाल रहे। तो वित्त मंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा कहां पर प्रस्तुत किया गया है, तो याद रखिएगा विधानसभा में। और इस दौरान विधानसभा का बजट सत्र बुलाया गया था। विधानसभा का कौन सा सत्र बुलाया गया था, बजट सत्र। ये बजट सत्र कब से कब के बीच में चला, तो याद रखिएगा 1 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक। 1 मार्च से लेकर के 24 मार्च के दौरान विधानसभा का बजट सत्र बुलाया गया और इसी बजट सत्र के दौरान ही 6 मार्च 2023 को छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो 5वीं विधानसभा है उस 5वीं विधानसभा का आखिरी बजट प्रस्तुत किया गया। तो याद रखिएगा 1 से 24 मार्च के दौरान। इस दौरान यह भी याद रखिएगा कि इस दौरान अवकाश की स्थिति भी थी। इस बजट सत्र के दौरान अवकाश था, क्योंकि होली पड़ गया था। ये कब से कब के बीच में, तो याद रखिएगा 7 से 12 मार्च के बीच अवकाश था होली के कारण। और 6 मार्च 2023 को छत्तीसगढ़ विधानसभा का वर्ष 2023-24 का बजट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया गया। याद रखिएगा, ये आपका राज्य गठन के उपरांत अगर हम देखें, राज्य गठन के बाद से, तो ये 23वां बजट था। हमारा राज्य गठन हुआ है 1 नवंबर 2000 को और उसके बाद राज्य गठन के उपरांत यह प्रस्तुत किया गया 23वां बजट था। इस बजट को भरोसे का बजट कहा गया है। याद रखिएगा क्या संज्ञा प्रदान की गई है, यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो भरोसे का बजट, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, भरोसे का बजट की संज्ञा प्रदान की गई है माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा। ठीक है, ये 23वें क्रम का बजट था। और अगर हम 5वीं विधानसभा की बात करें, 5वीं जो विधानसभा अभी चल रही है, तो 5वीं विधानसभा का ये अंतिम कार्यकाल है
ठीक है, भूपेश बघेल जी का। और ये 5वीं विधानसभा में भूपेश बघेल जी के द्वारा, भूपेश बघेल द्वारा, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी हैं और वित्त मंत्री भी हैं, इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया ये 5वां बजट था। भूपेश बघेल जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया ये 5वां प्रस्तुत किया गया बजट था भूपेश बघेल जी के द्वारा। 5वीं विधानसभा भी है, क्योंकि इसी वर्ष आगामी कुछ महीनों में ही सरकार और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जाने वाला है। तो ये 5वीं विधानसभा का आखिरी बजट जो भूपेश बघेल जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उनका भी ये 5वां बजट था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस बजट का आकार देखें, बजट का आकार, तो इस बजट का आकार कितना था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा 1,21,500 करोड़ रुपए का बजट था। कितना बड़ा बजट था, 1,21 यानी 1,21,500 करोड़ रुपए का बजट है। बहुत भारी भरकम बजट बनाया गया है, क्योंकि सरकार इसी वर्ष चुनाव में जाना चाहती है और एक बड़े बजट के माध्यम से वो विभिन्न योजनाओं में व्यय करना चाहती है। सरकार अपना एक तरीके से कहा जाए रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेगी, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में इसका उसे लाभ मिल सके। तो याद रखिएगा इस बार का जो बजट है वो 1,21,500 करोड़ रुपए का बजट है। ये प्रश्न आपसे बन सकता है। ये वर्ष 2023-24 वर्तमान बजट की बात हो रही है। अगर हम पिछले बजट से इसकी तुलना करें, यानी जो हमारा पिछला बजट था, पिछला बजट वर्ष 2022-23 का, उस बजट की तुलना में इसका आकार 17% बढ़ा है, यानी 17% बढ़ोतरी हुई है। 17% बढ़ोतरी हुई है। पिछले बजट की तुलना में 17%, 17% अधिक व्यय किया जाएगा या 17% अधिक खर्च किया जाएगा इस बजट में। और वर्तमान में इस बजट का आकार कितना है, 1,21,500, यानी पिछले बार की तुलना में अधिक धनराशि। और कितनी परसेंट धनराशि, तो याद रखिएगा 17%, 17% धनराशि पिछले बजट की तुलना में इस बार अधिक खर्च किए जाएंगे, या इस बार 17% बड़ा आकार बना है हमारे बजट का, 1,21,500। याद रखिएगा आपने जब देखा कि जब बजट प्रस्तुत किया गया, बजट जब प्रस्तुत किया गया माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा, तो इस दौरान इन्होंने एक गोबर से बने ब्रीफकेस का प्रयोग किया था। गोबर से बने ब्रीफकेस का प्रयोग किया था, एक अटैची का प्रयोग किया था, एक हैंडबैग था, ब्रीफकेस था, जिसका प्रयोग माननीय बघेल जी ने किया बजट प्रस्तुतिकरण के दौरान। ये जो ब्रीफकेस था ये गोबर से निर्मित था, यानी जो हमारे गोबर की खरीदी हो रही है छत्तीसगढ़ में, जो गोबर की खरीदी 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हो रही है, और जो गौमूत्र की खरीदी 4 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से हो रही है, उस गोबर से निर्मित था ब्रीफकेस। यानी गोधन न्याय योजना जो छत्तीसगढ़ में संचालित की जा रही है, उसको भी इसके माध्यम से दर्शाए जाने की कोशिश की गई। इस ब्रीफकेस के अगर हम फ्रंट की बात करें, अगर हम इसके फ्रंट की बात करें, सामने की बात करें, तो सामने में छत्तीसगढ़ महतारी का चित्र बना था। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ महतारी का चित्र बना था। आप सभी ने फोटो देखी होगी, छत्तीसगढ़ महतारी का चित्र बना था। जबकि अगर इसके बैक पोर्शन की बात करें तो याद रखिएगा कामधेनु याद रखिएगा, या गाय की तस्वीर अंकित की गई थी। कामधेनु या गाय की तस्वीर अंकित की गई थी, और यह प्रतीक था छत्तीसगढ़ में सफल गोधन न्याय योजना का। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ महतारी का तस्वीर इसके फ्रंट बैग के या ब्रीफकेस के फ्रंट भाग में, मुख्य भाग में छत्तीसगढ़ महतारी का चित्र अंकित किया गया था। अगर आपसे पूछेगा कि कुल कितने प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया था, क्योंकि इससे भी प्रश्न बन सकता है, तो आपको याद रखना है 9 प्रकार के रंगों का प्रयोग उस ब्रीफकेस पर किया गया था। 9 प्रकार के रंगों का प्रयोग उस ब्रीफकेस में किया गया था, छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा में की गई थी। क्लियर। और ये गोबर से निर्मित था, और इस गोबर से बने ब्रीफकेस का निर्माण जो हुआ था वो हमारे रायपुर और अंबिकापुर के जो शहरी गौठान हैं, अंबिकापुर और रायपुर के जो शहरी गौठान हैं, उनके माध्यम से इस तरीके से ब्रीफकेस बनाए जा रहे हैं। और रंगों का प्रयोग, इन्हीं दोनों द्वारा निर्मित जो रंग है, उन रंगों का भी प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा कितने प्रकार के रंग हैं, 9 प्रकार के रंगों का प्रयोग आपको छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर में अंकित मिलेगा। तो ये कुछ प्रारंभिक जानकारियां हैं जिसे आपको इस बजट के दौरान याद रखनी। चलिए आगे चलते हैं हम। अगला है हमारा छत्तीसगढ़ का जो हमारा जीएसडीपी,
देखिएगा ध्यान से, जो हमारा जीएसडीपी है छत्तीसगढ़ का, जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल, मैं आज सभी चीजों को समझाऊंगा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल राज्य घरेलू उत्पाद। यहां आप मेरे सामने कुछ फिगर देख पा रहे होंगे, कुछ चित्र देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से फाइनेंशियल ईयर, एफवाई मतलब फाइनेंशियल ईयर 2018-19 यानी वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान हमारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था, 2019-20, 20-21, 21-22, यानी यहां पर क्रमबद्ध ईयर दर ईयर हमारे जीएसडीपी के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है। याद रखिएगा, एक राज्य की भौगोलिक सीमा या आर्थिक सीमा के भीतर, एक राज्य की भौगोलिक सीमा या आर्थिक सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष के दौरान, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही क्या कहते हैं हम, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, एक वित्तीय वर्ष के दौरान। और ये वित्तीय वर्ष कब से कब के बीच में होता है, तो याद रखिएगा अप्रैल से लेकर के मार्च तक। इस दौरान जितनी भी उत्पादित वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं उनका कुल मौद्रिक मूल्य ही क्या कहलाता है, हमारा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी ये राज्य की, असल में देखा जाए तो ये राज्य की आर्थिक स्थिति को सूचित करता है, राज्य की आर्थिक संपन्नता को दर्शाता है, ये हमारा जीएसडीपी। और आप देख पा रहे हैं इस चार्ट में कि वर्ष 2018-19 के बाद लगातार क्या हो रहा है, हमारा जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो रही है। अगर हम 18-19 की बात करें तो 18-19 वही साल है जिस दौरान हमारी पांचवी विधानसभा चुन के आई, पांचवी विधानसभा चुन के आई, यानी भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली सरकार बनी। क्लियर, वहां से हम आंकड़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2018-19 में हमारा जीएसडीपी कितना था, 327,106 यानी 3,27,106 करोड़ रुपए। ये सारे आंकड़े करोड़ रुपए में है, यहां देख लीजिएगा, इन करोड़, सारे आंकड़े कितने में, करोड़। तो 327,106, याद रखिएगा 2019-20 के दौरान ये 344,648 यानी बढ़ोतरी हुई है। ये 3,27,000 है, ये 3,44,000 है, मतलब लगातार हमारा जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है। 2020-21 की बात करें तो ये 347 हो गया। 2021-22 की बात करें तो ये 4,06,415, 406,415, 4,06,415 21-22 में। 22-23 के दौरान देखा जाए तो एक बड़ी वृद्धि देखने को मिल रही है, 4,57,608 रुपए 22-23 के दौरान। और 23-24 की अगर बात करें वर्तमान वित्तीय वर्ष में तो ये आंकड़ा 5,09,043, 509,043, 5,09,043 यानी वर्तमान 2023-24 में हमारा जीएसडीपी आकार कितना है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप मार्क आएंगे 509,043 यानी 5,09,043, जो पिछले बजट की तुलना में या पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में बहुत ज्यादा है, 4,57,000 से कई गुना ज्यादा है। आप देखिए बहुत सारा ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब हमारे लगातार जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि देखने को मिल रही। अगर हम सीएजीआर की बात करें, अगर हम कंपाउंड देखिएगा, सीएजीआर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट सीएजीआर की बात करें, अगर हम बात करें कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की तो ये क्या है, 9.25%। मतलब क्या, आप देख रहे हैं एरो आगे की ओर बढ़ रहा है, यानी ये एरो जो है ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि लगातार 18-19 से 23-24 तक लगातार हमारा जीएसडीपी आगे बढ़ा है। और जो मैं आपको सीएजीआर बता रहा हूं यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ये कितना है, 9.25, यानी इन सभी वित्तीय वर्षों का, ये जो 18-19, 19-20, 20-21, अगर हम इन सभी का एक कंपाउंड
एनुअल ग्रोथ रेट निकालें, यानी इन सभी का एक हम कंपाउंड एनुअल ग्रोथ निकालेंगे तो कितना बनेगा 9.25, मतलब हर साल कुछ ना कुछ वृद्धि हो रही है। देखिए 3.27 था तो 3.44 हो गया, 3.44 से 3.47 हुआ, मतलब हर साल कुछ न कुछ मात्रा में कुछ न कुछ प्रतिशत में वृद्धि हुई है। और ये जो CAGR है यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, ये 18 से लेकर के 23 के दौरान जो हर साल जो हमारी वृद्धि हुई है प्रतिशत में, इन सभी का कंबाइंड परसेंटेज शो कर रहा है। सभी का क्या शो कर रहा है, कंबाइंड परसेंटेज शो कर रहा है। और एक कंबाइंड परसेंटेज कितना है 9.25 ओवरऑल अगर हम ग्रोथ रेट देखें तो। चलिए आगे चलते हैं। अगला हम देखेंगे आपका बजट एस्टिमेट। बजट एस्टिमेट्स यानी इस बार बजट का किस तरीके से अनुमान लगाया गया है। देखिएगा सेम वही आंकड़े 18-19 से लेकर के 23-24 तक के प्रस्तुत किए गए। पिछले में हमने GSDP देखा था, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। इस दौरान हम बजट का अनुमान देख रहे हैं कि बजट कितने रुपए का। 2018-19 के दौरान बजट कितना था छत्तीसगढ़ सरकार का 83,180 रुपए, 180 करोड़ रुपए, क्योंकि ये भी आंकड़े किस में है, करोड़ में। ठीक है, अगर हम 19-20 की बात करें तो 90,910 था। अगर हम 20-21 की बात करें तो 95,650, 21-22 की बात करें तो 97,106, 22-23 की बात करें तो 1,04,000 का बजट था पिछला बजट। और वर्तमान बजट की बात करें तो मैंने अभी बताया था 1,21,500, यानी हमारा वर्तमान बजट कितना है 1,21,500 करोड़ रुपए का वर्तमान बजट। और पिछला बजट कितना था हमारा 1,04,000 रुपए का, 1,04,000। अगर हम ये सब करोड़ में है ना आंकड़े, ये करोड़ में है आंकड़ा, करोड़ में है। ठीक है, अगर हम माइनस कर दें तो ये 500 हो गया और ये हमारा 7 और ये हमारा 17,500 करोड़ रुपए। अगर हम रुपए में बात करें तो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कितना अधिक है इस बार का बजट, तो पिछला हमारा 1,04,000 करोड़ का था, इस बार 17,500 करोड़ रुपए अधिक, यानी 1,04,000 में से अगर 17,500 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1,21,500 करोड़ का बजट है। ये आंकड़े हो गए रुपए में। अगर हम इसको प्रतिशत में देखें, इन परसेंटेज देखें कि प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई है, तो याद रखिएगा प्रतिशत में, इसी को मैंने पहले ही बताया कि 17%, ओवरऑल 17% की वृद्धि हुई है पिछले बजट यानी वर्ष 2022-23 के बजट की तुलना में। इस बार का जो बजट है वो 17% ज्यादा है। साथ ही साथ अगर रुपए में देखें तो 17,500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा इस बार के बजट में खर्च किए जाएंगे, या इस बार के बजट का आकार एक्स्ट्रा है 17,500 करोड़ पे। तो ये भी उम्मीद है समझ आया होगा कि लगातार 18-19 के बाद हमारे बजट में लगातार वृद्धि हो रही है, घट नहीं रहा है, लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, सकारात्मक वृद्धि हो रही है। अगर इसका भी हम CAGR देखें यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखें, जैसे हमने पिछले में देखा, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट मतलब हर साल जो ग्रोथ रेट हो रहा है परसेंटेज में, उन सभी का कंबाइंड अगर हम परसेंटेज निकालें तो कंबाइंड एनुअल ग्रोथ रेट कितना है 7.87%। देखिएगा इस बार 17% है, लेकिन अगर हम कंबाइंड निकालेंगे पिछले सभी सालों का, पिछले जो ये हमारे पास 6 आंकड़े दिए गए हैं 6 वित्तीय वर्ष के, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इन 6 वित्तीय वर्ष का अगर हम कंपाउंड परसेंटेज निकालें ग्रोथ रेट का तो वो हमारे पास कितना आएगा 7.87। लेकिन अगर पिछले यानी 22-23 से 23-24 में कंपेयर करें तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, अकेले 17%। तो ये भी उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अब हम ये समझते हैं कि फिस्कल इंडिकेटर्स, यानी ये जो आप चार्ट देख पा रहे हैं, ये चार्ट ही बजट का मूल आधार है। यानी ये चार्ट से ही हम समझ पाएंगे कि बजट में किस तरीके से पैसा आया और किस तरीके से पैसा गया, यानी टोटल इनकम और एक्सपेंडिचर ये चार्ट के माध्यम से हमको शो होगा। इस चार्ट में जैसा आप देख पा रहे हैं कि इस चार्ट में सबसे पहले टोटल रिसिप्ट दिखाया गया है, यानी कुल प्राप्तियां कितनी हुई इस बजट में, तो याद रखिएगा 1,21,501 करोड़ रुपए। और टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है दूसरे सेक्शन में, तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कितना हुआ है 1,21,500, मतलब जितना आया है उतना ही खर्च हुआ है। तो सबसे पहले हम बजट को समझते हैं कि बजट क्या है। व्हाट इज बजट? सबसे पहले ये समझते हैं कि बजट क्या है।
हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 112 में बजट शब्द का ना प्रयोग करके क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। और केंद्र के लिए अलग बजट बनाया जाता है और राज्यों के लिए अपना अलग बजट होता है। क्लियर? तो बजट क्या है? ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर गवर्नमेंट सोज देयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर थ्रू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड दैट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज बजट। यानी एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार अपनी समस्त प्राप्तियों और अपने खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत करती है, और यह ब्यौरा जिस वित्तीय विपत्र के माध्यम से या जिस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से प्रस्तुत करती है, उसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? बजट। यानी बजट में सरकार क्या बताती है? एक वित्तीय वर्ष के दौरान जो उसकी टोटल इनकम है, क्या शो करती है? उसकी जो टोटल इनकम है उसको दर्शाती है, और साथ ही साथ उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंडिचर, यही दर्शाती है। आप समझ गए होंगे, ठीक है? देखिएगा ध्यान से। अब टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर, हमने देखा कि हमारे बजट वर्ष 2023-24 का जो बजट है छत्तीसगढ़ सरकार का, उस बजट का आकार कितना है? 1,21,500 करोड़ रुपए, 1,21,500 करोड़ रुपए। हमने पिछले चार्ट में देखा, अब पिछला चार्ट देखिएगा तो टोटल रिसिप्ट यानी टोटल इनकम कितनी हमारी? 1,21,501, और टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? तो लगभग इतना ही है, 1,21,500। तो चलिए हम इसको मेंशन कर देते हैं। हमारा टोटल इनकम कितना है? 1,21,501 करोड़ रुपए, ठीक है। और हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? तो ये भी लगभग इतना है, 1,21,500 करोड़ रुपए। आप देख पा रहे होंगे कि दोनों ही, चाहे हमारा टोटल इनकम हो चाहे टोटल एक्सपेंडिचर हो, ये दोनों ही लगभग बराबर है। भारत में हमेशा बैलेंस बजट बनाया जाता है, यानी संतुलित बजट बनाए जाने का प्रावधान है। संतुलित बजट कहने का तात्पर्य क्या है? संतुलित बजट कहने का तात्पर्य है कि यहां आय और व्यय लगभग दोनों बराबर दिखाया जाता है, और यही वर्तमान 2023-24 के बजट में भी हुआ है। यानी जितनी सरकार की आय हो रही है 1,21,501, लगभग उतना ही सरकार 1,21,500 करोड़ रुपए इस बार खर्च करने का अनुमान रखती है। यानी दोनों ही इनकम और एक्सपेंडिचर लगभग बराबर होंगे, जो हमने पिछले अपने ग्राफ से देखा। अब चलिएगा, अगर हम बात करें तो इनकम 2 टाइप्स का होगा। इनकम बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू या राजस्व आय, रेवेन्यू या राजस्व आय, और दूसरा होता है हमारा कैपिटल इनकम या कैपिटल रिसिप्ट भी कह लीजिए, कैपिटल इनकम यानी पूंजीगत आय, 2 तरीके का। ठीक उसी तरीके से एक्सपेंडिचर भी 2 तरीके के होंगे। एक हमारा होगा रेवेन्यू, समझेंगे अभी हम इसको भी क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड द सेकंड वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, हिंदी में सेम आप लोग नोट कर लीजिएगा, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। ठीक उसी तरीके से राजस्व आय और पूंजीगत आय। अब बेसिकली इनमें क्या अंतर है और क्या समझना है हमें? सबसे पहली बात कि टोटल इनकम 2 तरीके की होती है, एक राजस्व और एक पूंजीगत। क्या होती है राजस्व आय या रेवेन्यू इनकम? ध्यान से सुनिएगा, सरकार की वो आय जिससे सरकार की ऋण देयताएं, 2 शब्दों को पकड़िएगा, सरकार की ऋण देयताएं, इंग्लिश में कहते हैं लोन लायबिलिटी, वो ना बढ़े। दूसरी चीज, सरकार ने इसे अपनी किसी संपत्ति को बेच करके प्राप्त नहीं किया है, यानी ना तो उसने कोई अपना एसेट्स बेचा है। सरकार की वो इनकम एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान ना, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर में बात कर रहा हूं, सब में यही पुट कर देंगे आप लोग। तो सरकार ने क्या किया हो, ऐसा पैसा जिससे सरकार की लोन लायबिलिटी क्या हो, इंक्रीज ना हो, लोन लायबिलिटी क्या ना हो, ना बढ़े, ये लोन लायबिलिटी ना बढ़े। लोन लायबिलिटी मतलब सरकार को इसे भविष्य में किसी को चुकाना नहीं है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, आपने अपना एक मंथली बजट बनाया, आपका मंथली बजट 100 रुपए का था, यानी आपको 100 रुपए चाहिए थे उस महीने खर्च करने के। तो 100 रुपए में से, हम एग्जांपल समझ रहे हैं, 100 रुपए में से आपने क्या किया, आपने 40 रुपए आपकी इनकम है, मंथली इनकम आपकी सैलरी है 40 रुपए, एग्जांपल रखिएगा दिमाग में। 20 रुपए आपके रेंट के आते हैं, यानी 40 और 20 60 रुपए का जुगाड़ हो गया। 30 रुपए क्या किए, अपने आपने किसी फ्रेंड से ले लिया,
अपने फ्रेंड से कितने रुपए लिए? 30। देखिएगा ध्यान से, 40 रुपए क्या था? आपकी सैलरी, 20 रुपए आपका रेंट का पैसा था, ये सैलरी थी, ये आपका रेंट का पैसा था। आपने क्या किया? 30 रुपए अपने फ्रेंड से क्या कर लिए? उधार ले लिए। और 10 रुपए की आपके पास कोई बाइक थी पुरानी, हम आंकड़े छोटे ले रहे हैं ना, आपके पास कोई पुरानी बाइक थी, बाइसिकल था, आपने उसको क्या किया? बेच दिया और 10 रुपए वहां से इकट्ठा हो गए। आपके खर्च के 40, 20, 60 और 30, 90 और 10, 100, आपके खर्च के 100 रुपए तैयार हो गए, यानी आपके बजट 100 रुपए का आपका जो बजट था वो तैयार हो गया। लेकिन इसमें से अगर आप देखें तो ये 40 रुपए जो आपकी सैलरी है, इसे आपको किसी को लौटाना नहीं है। 20 रुपए जो आपने रेंट, आपने किसी को रेंट पर देकर रखा अपना मकान, जो 20 रुपए आपको रेंट से मिल रहा है उसे भी आपको किसी को लौटाना नहीं है। ये 60 रुपए आपको किसी को लौटाने हैं क्या? नहीं। मतलब इससे आपकी लोन लायबिलिटी बढ़ेगी क्या? नहीं। मैंने यही कहा है कि रेवेन्यू इनकम में क्या होना चाहिए? लोन लायबिलिटी इंक्रीज ना हो। यहां पर देखिएगा, लोन लायबिलिटी इंक्रीज ना हो, पहला चीज ना हो, नहीं होनी चाहिए। दूसरा मैंने कहा कि किसी प्रकार का एसेट्स यानी आपको अपनी कोई भी संपत्ति नहीं बेचनी है, नहीं बेचे। सरकार ने क्या क्या नहीं करे? सरकार अपनी कोई भी संपत्ति ना बेचे। यहां देखिए, यहां ये जो 30 रुपए हैं आपने अपने फ्रेंड से लिया था, तो ये 30 रुपए आपकी लोन लायबिलिटी है। आपको इस महीने नहीं तो अगले महीने नहीं तो उसके अगले महीने आपको चुकाने हैं। और ये 10 रुपए जो आपने बाइसिकल बेचा, अपनी बाइक बेची, यानी अपने आपने संपत्ति बेची, तो ये 40 रुपए जो आपके हो गए, ये आपको या तो लौटाना है 30 रुपया, और दूसरा क्या करना है? आपने अपनी संपत्ति बेची। अगर ये दोनों नहीं हो रहा है, ये दोनों नहीं हो रहा है, मतलब ये जो 60 रुपए है यही क्या है? राजस्व आय है। सरकार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो रेवेन्यू इनकम कहने का मतलब यह है कि सरकार की वो इनकम जिससे सरकार की लोन लायबिलिटी इंक्रीज ना हो, कोई ऋण देयताएं ना बढ़े, और ना ही सरकार अपना कोई एसेट्स बेच करके उसे जमा की। हो सकता है कि छत्तीसगढ़ सरकार अपना कोई प्लांट बेच देती, छत्तीसगढ़ सरकार अपना कोई उद्योग धंधा बेच देती किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को, ठीक है, तो अपनी संपत्ति बेचे, ना तो संपत्ति बेचे और ना ही उसकी लोन लायबिलिटी इंक्रीज हो, तो ये रेवेन्यू इनकम। और अगर ऐसा हो रहा है, यानी अगर उसकी लोन लायबिलिटी, ध्यान से सुन लीजिएगा, और उसकी लोन लायबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, यहां इंक्रीज होगी, या उसने एसेट्स बेचकर प्राप्त किया है, एसेट्स बेचकर प्राप्त किया है, तो ऐसी इनकम को क्या कहेंगे? कैपिटल इनकम। ऐसी इनकम क्या है? कैपिटल इनकम। मतलब हो सकता है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लोन लिया है, भारत सरकार से लोन लिया है, आरबीआई से लोन लिया है, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, तो उस जो लोन उसने लिया है वो लोन उसे लौटाना भी है, ठीक है, तो लोन लायबिलिटी इंक्रीज हुई कि नहीं हुई? साथ ही साथ ठीक उसी तरीके से जैसे फ्रेंड से आपने पैसे लिए थे, ठीक उसी तरीके से हो सकता है उसने अपनी कोई संपत्ति बेच दी हो, छत्तीसगढ़ सरकार ने कोई अपना एसेट्स बेच दिया हो, तो एसेट्स बेच कर भी पैसा जमा किया, तो इस प्रकार का जो पैसा होगा, यानी हमारे एग्जाम्पल में जो 40 रुपया है, ये हमारा कैसा है? कैपिटल इनकम। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे, मैं एग्जाम्पल मिटा देता हूं आपके लिए, ठीक है, आगे चलिए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये कैपिटल इनकम, ये इनकम समझ में आ गया, और ये दोनों इनकम मिलाकर के टोटल कितना रिसिप्ट हो रहा है? 1,21,501 करोड़। दूसरा, अब हम समझते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब वो पैसे को खर्च कैसे करेगी? तो देखिएगा, अब 100 रुपए आपके पास आए थे, अब फिर एग्जाम्पल में 100 रुपए आपके पास आए थे, अब उस 100 रुपए में से आपने क्या किया? आपने घूमने फिरने पर 50 रुपए खर्च कर दिए, यानी ट्रैवलिंग पर, ठीक है जी। 20 रुपया आपने क्या कर दिया? बच्चों की स्कूल फी जमा कर दी, स्कूल फी जमा कर दी, 70 रुपए हो गए। आपने क्या किया? आपने किसी अपने रिलेटिव से पहले पैसा लेकर रखा था 20 रुपए, आपने उस रिलेटिव के पैसे को वापस कर दिया, रिलेटिव का पैसा वापस कर दिया, और आपने फिर क्या कर ली? अपने लिए 10 रुपए की एक साइकिल या एक बाइक खरीद ली। 100 रुपए आपने इस तरीके से खर्च कर दिए, जो 100 रुपए आपको प्राप्त हुए थे, ठीक है। क्या किया आपने? 50 रुपए अपने ट्रैवलिंग पर, कहीं घूमने फिरने चले गए, 50 रुपए खर्च। 20 रुपए अपनी स्कूल फी पे कर दी बच्चों की। 20 रुपए हमने क्या किया है? तो अपने किसी रिलेटिव से पहले उधार लिया था, पहले किसी रिलेटिव से उधार लिया था, वो बार बार मांग रहा था, फोन करके उसको वापस कर दिया, ये लो 20 रुपए पकड़ो। और 10 रुपए बचे थे तो हमने एक और बाइक खरीद ली हमने, ठीक है। इस तरीके से हमने 100 रुपए खर्च किए। देखिएगा ध्यान से, अब ये जो 50 रुपए ट्रैवलिंग पर खर्च हुए, कोई संपत्ति बनी क्या? आप घूम फिर कर आए तो कोई संपत्ति बनी क्या? नहीं। ये
जो आपने स्कूल फी पे किया 20 रुपए, 20 रुपए जो आपने स्कूल की फीस जमा कर दी, ट्यूशन फीस जमा कर दी, क्या उससे भी कोई संपत्ति बनी क्या? नहीं। तो ध्यान से समझिएगा, ऐसा खर्च, रेवेन्यू की बात कर रहा हूं, ऐसा खर्च जिससे ना तो कोई एसेट्स क्रिएट हो, एसेट्स बने, ना तो उससे कोई एसेट्स क्रिएट हो, ना तो कोई संपत्ति बने, और ना ही लोन लायबिलिटी यानी कोई उधारी कम हो, लोन लायबिलिटी क्या हो? कम हो। दो चीजें होनी चाहिए, ऐसा खर्च जिससे ना तो कोई संपत्ति बनी और ना ही कोई लोन लायबिलिटी कम हुई। यानी हमारे एग्जाम्पल में ये 50 और 20 70 रुपए, इससे ना तो कोई संपत्ति बनी और ना ही हमारी लोन लायबिलिटी कम हुई, ठीक है। लेकिन यहां अगर हम देखें तो 20 रुपए हमने क्या कर दिए थे, अपने रिलेटिव का पहला उधारी था जो हमने लिया था उधार, उस उधार को वापस कर दिया, तो हमारी लोन लायबिलिटी कम हुई कि नहीं हुई? हो गई। और 10 रुपए की हमने क्या कर ली, एक बाइक खरीद ली, तो हमारा ये एसेट्स है, संपत्ति है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा, जस्ट इसी का उल्टा, एसेट्स यानी संपत्ति बने, ठीक है। इसमें संपत्ति बने, ना बने ना, इसमें नहीं बनेगी, संपत्ति नहीं बने, ठीक है, और ना ही लोन लायबिलिटी कम हो। इसमें क्या हो, संपत्ति बने और लोन लायबिलिटी भी क्या हो, लोन लायबिलिटी कम हो, उधारी कम हुई कि नहीं हुई, तो इसको बोलेंगे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो उम्मीद है ये समझ आ गया होगा एकदम आसान भाषा में, क्लियर। हम देख रहे हैं कि हमारे बजट पे 1,21,501 करोड़ पे हमारे टोटल इनकम है और टोटल एक्सपेंडिचर में हमारा कितना है, 1,21,500। अब देखिएगा ध्यान से, अब यहां समझिएगा, अब रेवेन्यू इनकम को जो हम देख रहे हैं ये भी दो तरीके के होते हैं, रेवेन्यू इनकम भी दो तरीके से मिलेंगे। एक आपका स्टेट, जो राज्य है, स्टेट ओन यानी राज्य का खुद का, जो उसने खुद से कलेक्ट किया है, और दूसरा जो उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्राप्त किए हैं। दो तरीके से रेवेन्यू, जो हमारा रेवेन्यू इनकम है या रेवेन्यू रिसिप्ट है, ये दो तरीके से मिलेगा। पहला गवर्नमेंट ओन यानी स्टेट गवर्नमेंट का खुद का, खुद का मतलब जो वो पेट्रोल पर ले रही है, पेट्रोलियम जीएसटी से बाहर है, जो वो शराब पर ले रही है, अल्कोहल पर, उस पर जो टैक्स आ रहा है, वो गवर्नमेंट रेवेन्यू जो आ रहा है वो स्टेट का खुद का हो गया। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या क्या प्राप्त करेगी, देखिएगा, आपने सुना होगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस जो होते हैं ये कौन आरोपित करता है, तो आरोपित करते हैं राज्य और केंद्र दोनों, लेकिन इसकी वसूली कौन करता है, यानी इसको कलेक्ट कौन करता है, जीएसटी को, तो जीएसटी को कलेक्ट करती है केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार कलेक्ट करने के बाद इसे राज्यों को उसके अनुपात में, जिस राज्य से जितना कलेक्ट हुआ है उसी रेशियो में उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो पैसा आ रहा है, मैं समझ आ रहा है, जीएसटी वाला पैसा है, तो याद रखना है। अब हमको फिर अपने पिछले चार्ट में जाना है, समझिएगा कि हमारा टोटल रिसिप्ट कितना है, तो 1,21,501। अब इसमें से दो रिसिप्ट हमको मिलेंगे, एक होगा हमारा रेवेन्यू एंड द सेकंड वन इज कैपिटल। रेवेन्यू कितना है, तो 1,06,001, 1,06,001 करोड़ रुपए, क्लियर। और हमारा कैपिटल रिसिप्ट कितना है, तो 15,500। आप जोड़ लीजिए 1,06,001 और 15,500, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा 1,21,501 रुपए आ जाएगा। दो तरीके के रिसिप्ट। अब हमने देखा कि रेवेन्यू रिसिप्ट भी दो तरीके से, अभी मैंने बताया, स्टेट ओन रेवेन्यू जो राज्य सरकार खुद से आरोपित कर रही है और खुद वसूली भी कर रही है, और दूसरा है रिसिप्ट फ्रॉम जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 1,06,001 रुपए में से 56,200 रुपए ये स्टेट गवर्नमेंट खुद कलेक्ट कर रही है, रिसीव कर रही है, और 49,801 रुपया ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्राप्त कर रही है। किसमें का, 1,06,001 रुपए का। तो ये 4 पॉइंट आपको कवर हो गए होंगे, समझ आ गया होगा। अब चलते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर भी कितना है, 1,21,500। मैंने पहले ही कहा कि इनकम और एक्सपेंडिचर लगभग बराबर होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारत सहित बैलेंस बजट बनाया जाता है। ये अगर टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये भी दो तरीके का होगा, एक होगा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द सेकंड वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान से सुनिएगा, यहां आपको तीसरा पॉइंट देखने को मिल रहा है, लोन एंड एडवांसेस। लोन एंड एडवांसेस, एक्चुअली ये लोन एंड एडवांसेस ये भी किसका पार्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है। जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ सरकार ने किसी को लोन दिया है, छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया है, किसी दूसरी सरकार को लोन दिया है।
किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को लोन दिया है। तो लोन क्या है? लोन एज लाइक एसेट्स, लोन एक संपत्ति की तरह है। भाई किसी को 100 रुपया लोन दिया है छत्तीसगढ़ सरकार ने, तो लोन फ्री में थोड़ी देगी। उसने कहा कि मैं 100 रुपया दे रही हूं, लेकिन 100 रुपए के बदले मुझे 10% ब्याज चाहिए। तो वो 100 रुपए पर 10 रुपए की कमाई हो रही कि नहीं हो रही है? गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ को हो रही है। तो ये जो लोन है ये एसेट्स है, उसकी संपत्ति है। और जब संपत्ति बढ़ती है, मैंने कहा कि लोन लायबिलिटी, एक तो क्या हो, लोन लायबिलिटी कम हो, दूसरा एसेट्स बढ़े। तो जब एसेट संपत्ति बढ़ती है तो हम उसको किस में काउंट करते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो एक्चुअली लोन एंड एडवांसेस इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन यहां इसको अलग तरीके से मेंशन किया गया। तो आप समझ गए होंगे। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 1,02,501, यानी 1,21,500 का 1,02,501 रुपए हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर देखा जाए तो 18,660 रुपए है। साथ ही साथ अगर हम लोन एंड एडवांसेस की बात करें तो ये कितना है? 339 करोड़ रुपए। आप इन तीनों को जोड़ लेंगे तो आपका 1,21,500 करोड़ रुपए आ जाएगा, यानी खर्च और इनकम दोनों हमने शो कर दिया। क्लियर? अब हम देखेंगे अगला जो तीसरा हमारा चार्ट है, रिवेन्यू सरप्लस। ये क्या होता है रिवेन्यू सरप्लस, ये हम आगे देखेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे फिस्कल डेफिसिट, यानी राजकोषीय घाटा क्या होता है, ये भी देखेंगे। इसके साथ साथ स्टेट्स जीएसडीपी, अभी मैंने चर्चा की थी स्टेट जीएसडीपी पर, और स्टेट जीएसडीपी इस दौरान कितना है इस वित्तीय वर्ष में? 509,403, यानी 5,09,043 हमने पीछे ही कवर कर लिया है। क्लियर? तो आगे चलिए अगले पोर्शन की तरफ चलते हैं। तो हमने बजट देख लिया, आगे देखिएगा हमारा अगला है फिस्कल एंड रेवेन्यू डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर एक शब्द आपको देखने को मिल रहा है डेफिसिट। डेफिसिट मतलब होता है घाटा। डेफिसिट मतलब क्या होता है? घाटा। यहां बेसिकली दो घाटों की बात हो रही है, दो प्रकार के घाटों की बात हो रही है। एक आपका फिस्कल और दूसरा रेवेन्यू। ध्यान से सुनिएगा, रेवेन्यू मतलब होता है, पहले हम रेवेन्यू डेफिसिट को समझते हैं। रेवेन्यू मतलब राजस्व घाटा। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब होता है राजस्व घाटा। घाटा कब होता है या डेफिसिट कब होता है? जब इनकम की तुलना में एक्सपेंडिचर ज्यादा हो। आप कमा 100 रुपए रहे और खर्च 120 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो घाटा कितने का होगा? 20 रुपए का। यहां ठीक वही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है, राजस्व घाटा यानी रेवेन्यू डेफिसिट। तो आप, मैंने क्या कहा, राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय। राजस्व आय यानी आपका जितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उस पे से अगर आप रेवेन्यू इनकम को माइनस कर दीजिएगा तो घाटा निकल जाएगा। क्लियर हो गया बात? लेकिन यहां पर आपको रेवेन्यू सरप्लस दिखने को मिल रहा है। यहां देखिएगा एक शब्द लिखा है रेवेन्यू सरप्लस। रेवेन्यू सरप्लस मतलब होता है राजस्व आधिक्य। हिंदी में इसको बोलते हैं राजस्व आधिक्य। राजस्व आधिक्य यानी रेवेन्यू सरप्लस। रेवेन्यू किस स्थिति में? सरप्लस। सरप्लस मतलब ज्यादा है, मतलब यहां उल्टा हो जाएगा सिचुएशन। यहां जैसे आपने यहां पर क्या किया, राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय किया ना, तो सरप्लस कब होगा? सरप्लस उस स्थिति में होगा जब आप कमा ज्यादा रहे और खर्च कम हो रहा है। जैसे आप कमा 100 रुपए रहे और खर्च अगर 80 रुपए का हो रहा है, मतलब अगर आय में से व्यय माइनस कर दिया जाए तो सरप्लस की स्थिति हो जाएगी। और घाटा कब होगा? जब व्यय में से आय माइनस किया जाए, यानी व्यय ज्यादा हो, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रही है, इनकम कम हो रही है। तो सरप्लस समझ गए होंगे, इसी को जस्ट उल्टा कर दीजिएगा तो राजस्व आय माइनस राजस्व व्यय, तो राजस्व आधिक्य की स्थिति हो जाती है। क्लियर? साथ ही साथ अगर हम बात करें फिस्कल डेफिसिट, तो फिस्कल डेफिसिट मतलब होता है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। और ये घाटे की समग्र अवधारणा को स्पष्ट करता है, यानी घाटे की संपूर्ण संकल्पना, संपूर्ण घाटे को कौन दिखाता है? हमारा फिस्कल डेफिसिट। तो समझ गए होंगे आप लोग। अब ये जो आपके सामने ग्राफ प्लॉट किया गया है, इसमें जो रेड लाइंस है, ये रेड लाइन सिंबल किसका है? फिस्कल डेफिसिट का, यानी राजकोषीय घाटे का। और ये ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन सिंबल है आपका रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटे का। तो हम सबसे पहले ग्रीन लाइन को पकड़ते हैं, यानी राजस्व घाटे में। देखिएगा फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए हमारा, यहां देखिए 0 से ऊपर है, ये सरप्लस की स्थिति में था।
जीरो से ऊपर है मतलब ये क्या था 0.21 सरप्लस था। सरप्लस था मतलब ये सिचुएशन, मतलब इनकम ज्यादा थी और एक्सपेंडिचर कम था। क्लियर, हम क्या थे, रेवेन्यू सरप्लस की कंडीशन में थे। लेकिन जैसे ही अब 19-20 जाएंगे आपका क्या बढ़ गया, राजस्व घाटा बढ़ गया। राजस्व घाटे की स्थिति में आ गया, मतलब आपका व्यय ज्यादा हो रहा है, आपकी आय कम हो रही है। और ये कितना है, माइनस में चले गया, मतलब घाटा दिखा रहे 2.79 ड्यूरिंग 2019-20। 2021 में देखते हैं तो भी हम राजस्व घाटे की स्थिति में थे 1.97%, यानी 19-20 और 20-21 में हम राजस्व घाटे में थे। लेकिन 21-22 के बाद यहां देखिएगा 21-22 में हम क्या हो गए, सरप्लस। हमारे पास राजस्व घाटा नहीं है, हमारा राजस्व सरप्लस में है, यानी हमारी रेवेन्यू इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर की तुलना में। कितना है, तो याद रखिएगा रेवेन्यू सरप्लस कितना है 1.14%। अगर हम 22-23 का बजट एस्टिमेट देखें यानी बजट अनुमान देखें तो याद रखिएगा इसमें भी हम रेवेन्यू सरप्लस की स्थिति में है 0.16। क्लियर, 22-23 का अगर हम RE रिवाइज्ड एस्टिमेट देखें यानी संशोधित अनुमान भी देखें तब भी हमारा क्या है, रेवेन्यू सरप्लस की स्थिति में है 0.58। और अगर हम 23-24 के बजट अनुमान यानी बजट एस्टिमेट की बात करें तब भी हमको क्या देखने को मिल रहा है कि हम रेवेन्यू सरप्लस की स्थिति में है। तो आपसे प्रश्न क्या बनेगा, आपसे प्रश्न बनेगा कि वर्ष 2023-24 में हम राजस्व घाटे की स्थिति में हैं या राजस्व आधिक्य की स्थिति में। तो याद रखिएगा आप राजस्व आधिक्य यानी रेवेन्यू सरप्लस की कंडीशन में हैं वर्ष 2023-24 में, और ये रेवेन्यू सरप्लस कितना है 0.69%। ठीक उसी तरीके से अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट लगातार आपको राजकोषीय घाटा देखने को मिलेगा। 18-19 में 2.54, 19-20 में 5.21, 20-21 में 4.55। क्लियर, लेकिन एक चीज यहां नोट करिएगा 19-20 के बाद लगातार राजकोषीय घाटा पहले कम हुआ है फिर अधिक हुआ है। यहां देखिए 19-20 में 5.21 था, फिर कम होकर के 4.55, फिर और कम हुआ 21-22 में 1.50। मतलब 19-20 के बाद पहले तो कम हुआ फिर ज्यादा होने लगा है। 3.33, 3.17, फिर ज्यादा हुआ फिर कम हो रहा है, देखिए 3.17 फिर 2.99। क्लियर, तो याद रखिएगा अगर अभी बोला जाए कि हमारा राजकोषीय घाटा कितना है ओवरऑल, वो तो परसेंटेज में हमने देख लिया, परसेंटेज में कितना है 2.99, याद रखिएगा। और अगर हम आंकड़ों में देखें तो याद रखिएगा 15,200 करोड़ रुपए, कितना याद रखना है 15,200 करोड़ रुपए हमारा क्या है इस बार का राजकोषीय घाटा है। थोड़ा हम इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए हमारा चार्ट, फिस्कल डेफिसिट कितना है, राजकोषीय घाटा कितना है 15,200 करोड़ रुपए, मैंने अभी बताया है। और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में कितना है हमारा, परसेंटेज में 2.99, और अगर आंकड़ों की बात करें तो 15,200 करोड़ रुपए। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं रिसिप्ट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24, यानी जो हमारी इनकम है या रिसिप्ट है कैसे प्राप्त हुई है। हमने सारा स्ट्रक्चर समझ लिया है, अभी आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिएगा हमने यहां पर देखा कि रेवेन्यू रिसिप्ट यानी रेवेन्यू इनकम कितनी है 1,06,001 रुपए। ये अगर हम परसेंटेज में यहां पर आंकड़ा दिखाया गया है 88% है। कितना है, ओवरऑल 100% है, उसमें से रेवेन्यू वाला 88% है। 1,06,000 आप कैसे निकाल सकते हैं, तो 1,21,501 में से इतना हमारा टोटल रिसिप्ट है, इसमें से 1,06,001 अगर हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आएगा, ओवरऑल परसेंटेज 88%। और कैपिटल रिसिप्ट हमारा कितना है, तो 15,500, हमने पीछे ही पढ़ा यानी 12%, तो ये परसेंटेज शो कर रहा है। और ओवरऑल जोड़ दीजिएगा तो ये हमारा 100% हो गया। और टोटल पैसा अगर जोड़ दें तो 1,21,501 हो गया, जो हमने देखा यहाँ पर। अब देखिएगा यही शो कर रहा है रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है 88% और कैपिटल रिसिप्ट कितना हमारा 12%। अब देखिएगा यहां डायरेक्शन, अब रेवेन्यू रिसिप्ट यहां पर लिखा है ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने कहा था कि जो हमारा राजस्व आय है वो दो तरीके से प्राप्त होगा, एक तो स्टेट गवर्नमेंट का ओन और दूसरा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल रहा है। तो देखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो पैसा मिला है वो कितना मिला है 49,801, हमने पिछले चार्ट में ही देख लिया, ठीक है, जो कि 47% ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी
जो रिवेन्यू रिसिप्ट हमारा कितना है, रिवेन्यू रिसिप्ट हमारा है यहाँ देखिए 1,06,001। इस रिवेन्यू रिसिप्ट 1,06,001 का 47% अगर हम निकाल देंगे तो यही 47% हमारा कितना है, 49,801 रुपया, जो हमको किससे मिल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। अब इस 49,801 रुपए में से भी 34,801 रुपया हमारा क्या है, शेयर ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ यूनियन टैक्सेस। अभी मैं समझाता हूं, 34,801 रुपए क्या है, शेयर है। शेयर मतलब हिस्सा है। किसका हिस्सा है, राज्यों का हिस्सा है जो गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट किया है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो टैक्स कलेक्ट किया है, यूनियन टैक्सेस, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो टैक्स कलेक्ट किया है, उस टैक्स कलेक्शन में से लगभग 34,801 रुपया किसका था, राज्यों का टैक्स कलेक्ट किया था उसने। और इसमें 15,000 करोड़ रुपए क्या मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, और ये ग्रांट के फॉर्म में मिल रहे हैं, ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 15,000 करोड़ रुपए अनुदान दे रही है। अनुदान दे मतलब इसको वापस नहीं लेगी, वो अनुदान दे रही है कि जो आपको क्षतिपूर्ति हो रही है, जो आपको नुकसान हो रहा है, उसका कंपनसेशन, ये कंपनसेट है। ये 15,000 क्या है, कंपनसेट है, अनुदान के रूप में कौन दे रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अगर आप 34,801 को जोड़ लेंगे, जो ये टैक्स का पैसा है, ये कायदे से कहा जाए तो ये टैक्स का पैसा है, और ये 15,000 ग्रांट का पैसा है। क्लियर। तो आप 34,801 प्लस 15,000 को जोड़ लेंगे तो 49,801 रुपया हो जाएगा, जो कि टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट का 47% है। ये समझ गए होंगे आप लोग। कैपिटल रिसिप्ट कितना है, 12%। अभी हमने देखा 12%। इस 12% में से 15,500 है, इसमें से 11,500 एक बड़ी धनराशि कैसे आ रही है, नेट पब्लिक डेब्ट, यानी उधार के रूप में। डेब्ट मतलब क्या, उधार, ठीक है, उधार के रूप में। मैंने पहले ही कहा था कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल इनकम कहने का मतलब है कि आपकी क्या होगी, एक तो लोन लायबिलिटी इंक्रीज होगी, दूसरा या तो आपने एसेट्स बेचा हो। तो अगर आप उधार ले रहे हैं मतलब आपकी लोन लायबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। हमने क्या किया है, 11,500 करोड़ रुपए पब्लिक डेब्ट लिया है, यानी जनता से उधार लिए हैं, जनता का पैसा है जो हमने उधार के रूप में बजट में अपने यूज किया है। कितना है, 11,500 करोड़ रुपए। अब ये तीसरा समझते हैं, स्टेट ओन रेवेन्यू, जिसको SOR कहते हैं। अगर ये 47% है तो ये 53% होगा। दो तरीके हैं, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दूसरा स्टेट ओन रेवेन्यू। अगर ये 47% है तो ये 53% होगा। ये कितना है, 56,200 करोड़ रुपए, 56,200 आप जोड़ लीजिएगा। ये 56,200 और 49,801, आपको ये पूरा पैसा आ जाएगा 1,06,001 रुपए। क्लियर। देखिएगा इस 56,200 में से ये जो 38,000 है, यानी 38,000 रुपए है, 38,000 करोड़ रुपए ना, ये सब करोड़ में है आंकड़े। 38,000 करोड़ रुपए यानी 68%। ये देखिए यहां पर ग्राफ बना है। स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू है, यानी स्टेट जो टैक्स लगा रही है, राज्य जो कर लगा रही है अपने यहां जो वसूल रही है। और ये जो 18,200 करोड़ रुपए आपको देखने को मिल रहा है, ये नॉन टैक्स है, मतलब ये तो टैक्स का पैसा है, स्टेट जो ले रही है स्टेट में टैक्स लगा करके, और ये नॉन टैक्स का पैसा है, नॉन टैक्स। अब आपको समझना है इस टैक्स और नॉन टैक्स क्या है। टैक्स मतलब जो राज्य कर लगा रही है, जैसे राज्य अलग अलग प्रकार के कर लगाती है। क्लियर। वो करों के माध्यम से जो भी वसूली कर रही है उसको कहेंगे टैक्स रेवेन्यू। कर वापस थोड़ी करती है, कर अलग अलग प्रकार की। क्लियर। इससे कितने पैसे प्राप्त हो रहे हैं, 38,000 करोड़ रुपए। नॉन टैक्स कहने का मतलब जो करों के अलावा प्राप्त कर रही है। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, आप बिना हेलमेट के रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं और आपको ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया, आप पर चालान कर दिया गया 1,000 रुपए का। वो 1,000 रुपए गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के राजकोष में चला गया। वो पैसा कहां चला गया, राजकोष में चला गया। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अगले दिन अगर आप हेलमेट पहन के आएंगे तो आपको 1,000 रुपए वापस कर दिए जाएंगे। नहीं, वो 1,000 रुपए जो राजकोष में चले गए, उससे लोन लायबिलिटी नहीं बढ़ी सरकार की। सरकार को किसी को वापस थोड़ी करना है कि अगले दिन आप पहन के आ गए तो आपको वापस कर देंगे। नहीं, वो कैसी है, तो रिवेन्यू रिसिप्ट है, ये तो समझ गए। लेकिन क्या टैक्स था क्या, नहीं, वो पेनल्टी थी। वो टैक्स नहीं था, वो पेनल्टी थी, आप पर अर्थदंड था जो आप पर लगाया गया था। आप मान लीजिए कोई चोरी करते हैं, आपको कोर्ट में ले गया गया, कोर्ट ने आपको क्या कर दिया, 10,000 का फाइन मार दिया। तो वो 10,000 का फाइन आप पर टैक्स नहीं था, वो आप पर पेनल्टी थी, वो आप पर अर्थदंड था। और वो पैसा कहां चला गया, छत्तीसगढ़ सरकार के, राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के खजाने में चला गया। तो अब समझ में आ गया होगा
कि टैक्स और नॉन टैक्स क्या होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है एक्सपेंडिचर सेक्टर वाइज। अब हम देखते हैं कि सेक्टर वाइज किस तरीके से एक्सपेंडिचर इस बजट में किया जाएगा, यानी हर एक सेक्टर के अकॉर्डिंग कैसे पैसा खर्च किया जाएगा। ये 100% पैसा है, इसका 23% पैसा जनरल सर्विसेज के लिए यानी सामान्य सेवा के लिए, सामान्य सेवाओं के लिए 23% धनराशि खर्च की जाएगी। क्लियर, 1,21,500 करोड़ का, ठीक है। ये 36% हिस्सा हमारा इकोनॉमिकल सर्विसेज यानी आर्थिक सेवाओं के लिए खर्च किए जाएंगे, आर्थिक सेवा के लिए खर्च किए जाएंगे। और रिमेनिंग जो 41% है, इन दोनों को जोड़ने के बाद 41 बचेगा, सोशल सर्विसेज के लिए यानी सामाजिक सेवाओं के लिए खर्च किए जाएंगे। जैसे सामाजिक सेवाओं के लिए खर्च किए जाएंगे, जैसे हम एग्जाम्पल समझते हैं सामाजिक सेवाओं का। सामाजिक सेवा यानी जैसे छत्तीसगढ़ सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निराश्रितों को, विधवाओं को, हमारे जो बेरोजगार युवा हैं उनको भी इस बजट के माध्यम से 2500 रुपए की धनराशि प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये सारे के सारे क्या हैं, सामाजिक सर्विसेज है, सोशल सर्विसेज है, सामाजिक सेवाएं हैं। और लगभग एक बड़ा मद 41% की धनराशि वो किसके माध्यम से करेगी, सोशल सर्विसेज यानी सामाजिक सेवाओं पर व्यय करेगी। तो ये सेक्टर वाइज हो गया। अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें, कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, क्लियर, यानी अनुसूचित जाति के लिए 12% धनराशि खर्च की जाएगी, उनके विकास के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके सामाजिक स्तर को बढ़िया बनाने के लिए, उनके पोषण स्तर को बढ़िया बनाने के लिए 12% राशि, ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी जनजातियों के लिए 33% पैसा खर्च किया जाएगा, जनजातीय विकास के लिए, जनजातीय शिक्षा के लिए, उनके क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के लिए 33% की धनराशि। और इन दोनों को करने के बाद 55% यानी 55% धनराशि जनरल के लिए, जनरल प्लस ओबीसी, सामान्य क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं, जो अनुसूचित क्षेत्रों के अलावा क्षेत्रों में रहते हैं, उनके लिए 55% धनराशि खर्च की जाएगी। तो ये सेक्टर वाइज कैटेगरी जो सरकार व्यय करेगी। चलिए आगे देखते हैं एक्सपेंडिचर, नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। देखिएगा पैसा किस तरीके से खर्च हो रहा है, तो खर्च कितना हो रहा है, तो खर्च ओवरऑल आपका हो रहा है 1,21,500 करोड़ रुपए, 1,21,500। उस 1,21,500 करोड़ का 1,02,501 ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हमने पहले ही चार्ट में कवर कर लिया था। ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है ये वाला 18,600 ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और ये जो येलो दिख रहा है लोन एंड एडवांसेस, ये जो पतली सी लाइन आपको दिख रही है 339 करोड़ रुपए का, ये लोन एंड एडवांस, हमने पहले ही इसको कवर कर लिया है, लोन एडवांस, समझिएगा। अब इसमें ये ग्राफ प्लॉट किया गया परसेंटेज वाइज, ग्रांट्स इन एड्स, ठीक है, यानी अनुदान के रूप में कितनी राशि खर्च की जाएगी, तो अनुदान के रूप में 29%, एक बड़ी धनराशि 29% राशि। आपसे प्रश्न बनेगा कि छत्तीसगढ़ सरकार बजट 2023-24 के माध्यम से सर्वाधिक व्यय किस क्षेत्र में कर रही है, किस सेक्टर में करेगी, तो याद देखिए अनुदान के रूप में, किस रूप में, अनुदान के रूप में 29% राशि खर्च करेगी। साथ ही साथ सैलरी पर राज्य सेवा के जितने भी कर्मचारी हैं, राज्य में कार्य कर रहे जितने भी कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी, उनके वेतन पर कितना धनराशि खर्च करेगी, 25% के आसपास, 25.22, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में 15.36%। सब्सिडी कितना दे रही है, 8.17, एक बड़ा हिस्सा, 8.17% हिस्सा किसका, 1,21,500 करोड़ रुपए का 8.17% हिस्सा वो क्या दे रही है, सब्सिडी दे रही है। अलग अलग योजनाओं के माध्यम से सब्सिडी दी जा रही है, किसानों को सब्सिडी दी जा रही है, हमारे जो व्यवसायी हैं उनको सब्सिडी दी जा रही है। तो ये सब्सिडी का हिस्सा भी बहुत लंबा है, 8.17%। लोन रीपेमेंट, जो पहले सरकार ने लोन लिया था, उधारी ली थी, उसका रीपेमेंट कर रही है, उनको वापसी कर रही है, तो लोन रीपेमेंट में कितना खर्च किया जाएगा, 6.21%। इससे क्या होगी, उसकी लोन लायबिलिटी कम होगी कि नहीं होगी, कम होगी, क्लियर। और ये कैसा एक्सपेंडिचर है, तो ये आपको याद रखेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने देखा है कि इससे क्या होती है, लोन लायबिलिटी में कमी आती है, क्लियर। पेंशन पर ये कितना खर्च करेगी, 6.08%। इसके साथ ही साथ इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट मतलब ब्याज चुका रही है। मान लीजिए एग्जाम्पल समझिएगा, मान लीजिए ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, क्लियर, और ये हमारा आपका वर्ल्ड बैंक,
ठीक है। वर्ल्ड बैंक से इसने क्या किए, 100 रुपए लिए। क्या किए हैं, 100 रुपए उधार के रूप में लिए हैं इस बजट में, किसी भी बजट में। तो ये 100 रुपए उसने अपनी इनकम तो दिखा दी सरकार ने, लेकिन वास्तव में इनकम है क्या 100 रुपए? नहीं है, ये लोन लायबिलिटी है, उसकी उसे लौटाना है। ये कैसी इनकम हो गई? तो आपकी जो लोन लायबिलिटी बढ़ाएगी वो कैसी इनकम है? कैपिटल इनकम है ये 100 रुपए। लेकिन ये वर्ल्ड बैंक अगर छत्तीसगढ़ सरकार को 100 रुपए दे रहा है तो किसी ना किसी ब्याज पर देगा। उसने कहा कि भाई मैं 10% ब्याज पर दूंगा। मतलब इस 100 रुपए पर 10 रुपए हर साल किसको चुकाना है? वर्ल्ड बैंक को चुकाना है। ये वर्ल्ड बैंक को 10 रुपए चुका रही है। देखिएगा वही इंटरेस्ट पेमेंट है 5.69, बहुत बड़ा हिस्सा हम ब्याज चुकाने पर खर्च कर रहे हैं, और अदर्स में 4.26%, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक्सपेंडिचर मेजर डिपार्टमेंट्स, यानी अब हम डिपार्टमेंट्स वाइज किस तरीके से पैसे खर्च किए जाएंगे। डिपार्टमेंट्स, सबसे ज्यादा फोकस हमारी स्कूली शिक्षा पर किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूली, इस बजट के माध्यम से स्कूली शिक्षा को प्रमोट किया जा रहा है। स्कूल्स एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत सारा पैसा खर्च किया जाएगा। साथ ही साथ स्वामी आत्मानंद स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा, इनकी संख्या में वृद्धि की जाएगी, ताकि छत्तीसगढ़ राज्य के हर एक बच्चे को अंग्रेजी शिक्षा, जो मूलभूत शिक्षा है, उसे प्रदान किया जा सके। तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पर लगभग 19,489 रुपए, करोड़ रुपए ना, ये सब करोड़ रुपए है, 19,489 करोड़ रुपए एक बड़ी धनराशि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को अलॉट की गई। इसके साथ ही साथ पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, यानी हमारी जो पंचायत है, साथ ही साथ जो ग्रामीण विकास विभाग है, उसके लिए गांव के विकास के लिए 10,329 करोड़ रुपए, मतलब एक बड़ी राशि स्कूल शिक्षा, और दूसरे नंबर पर पंचायत। यहां से भी क्वेश्चन बनेगा कि सबसे बड़ी धनराशि किस विभाग को दी गई है, तो याद रखिएगा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। और दूसरे नंबर पर किसको दिया गया है, तो 10,329 करोड़ रुपए हमारी पंचायतों को और गांवों के विकास के लिए। इसके साथ ही साथ 10,070 रुपए हमारे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए। क्लियर? तो आप इन तीनों मेजर आंकड़ों को देख करके समझ पा रहे होंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ सरकार का मेजर फोकस किधर है। मेजर फोकस इस बजट के दौरान स्कूली शिक्षा को प्रमोट करने को है, साथ ही साथ गांव के विकास को लेकर है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को है। मतलब किसान और छात्र उसके नजर में है, उसके टारगेट में है, इसीलिए एक बड़ा पैसा उसमें खर्च किया जा रहा है। साथ ही साथ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, लोक सेवा के लिए 7,652 करोड़ रुपए, एनर्जी के लिए आपका 6,665 यानी 6,665 करोड़ रुपए, होम डिपार्टमेंट, गृह विभाग को इस दौरान 6,520 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो इस तरीके से पैसे आवंटित किए गए हैं। सर्वाधिक आपसे बार बार पूछा जाएगा और आपकी नजर इस पर होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अगला है स्कूल एंड हायर एजुकेशन के लिए। अभी हमने देखा है कि एक बड़ी धनराशि लगभग 19,000, यहां देखिएगा लगभग 19,489 करोड़ रुपए। कितना? 19,489 करोड़ रुपए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिए गए हैं। किस लिए दिए गए हैं मैंने अभी बताया है, देखिएगा ध्यान से। स्टेट रिसर्च फेलोशिप स्कीम, जो हमारे राज्य के जो रिसर्चर हैं उनके लिए जो स्कीम चलाई जा रही है उस पर पैसा वहन किया जाएगा। साथ ही साथ एक बड़ी धनराशि स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, अभी मैंने जिक्र किया था 870, मतलब ये जो 19,489 है इसमें से 870 करोड़ रुपए अकेले स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बनाए जाएंगे। इनको अपग्रेड किया जाएगा ताकि अंग्रेजी शिक्षा छात्र प्राप्त कर सके। इसके साथ ही साथ नेशनल लेवल एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर ये भी स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ये चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ एक्सेलरेटेड लर्निंग फॉर नॉलेज इकोनॉमी ऑपरेशन, इसको कहते हैं चाक। चाक स्कीम के लिए 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है छत्तीसगढ़ का सरकार की, एजुकेशन ओरिएंटेड स्कीम है चाक, छत्तीसगढ़ एक्सेलरेटेड लर्निंग फॉर नॉलेज इकोनॉमी ऑपरेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं चाक। ठीक है, यहां देखिएगा अगला है हॉस्टल कंस्ट्रक्शन एंड लैंड एक्विजिशन इन कोटा राजस्थान। जो हमारे छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी जो कोटा राजस्थान में अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, चाहे वो आपकी मेडिकल की तैयारी हो, चाहे आपकी इंजीनियरिंग की तैयारी हो, वहां पर लैंड एक्विजिशन किया जाएगा, भूमि को इकट्ठा किया जाएगा, साथ ही साथ वहां पर कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। क्या? हॉस्टल, जहां पर हमारे जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं वह आसानी से जा करके कम से कम पैसे में, कम से कम
पैसा खर्च किए वो अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त कर सके और राज्य में या राज्य का नाम रोशन कर सके। तो इसके लिए भी हॉस्टल कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा खर्च किया जाएगा। इसके साथ ही साथ अब अपग्रेडेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स, जो हमारे राज्य के जितने भी स्कूल्स हैं जो पुराने हो चुके हैं, जो जर्जर हो चुके हैं, उनको अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही साथ उनका क्या किया जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा, पुनर्निर्माण किया जाएगा, ताकि वहां पर आधुनिक सुविधाएं व्यवस्थित की जा सके। ये सारे काम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ सर्व शिक्षा अभियान के लिए 1380 करोड़ रुपए, याद देखिएगा इस 19,489 में से 13,000, ध्यान से देखिए 1380 करोड़ रुपए, 1380 करोड़ रुपए सर्व शिक्षा अभियान के लिए खर्च किया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान यानी हर एक व्यक्ति को क्या किया जाए, हमारे संविधान के हिसाब से उसे क्या प्राप्त करने का अधिकार है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, और ये अधिकार उसे सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से दिया जाएगा, जिस दौरान 1380 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। तो ये सारी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से अलग अलग धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया गया। तो ये हमारा बजट सत्र का पहला लेक्चर था। दूसरा लेक्चर आपको सेम इसी हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, क्योंकि ये सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। दूसरा सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जहां हम अलग अलग योजनाओं पर कितना व्यय किया जा रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है ये आपको बजट सत्र का जो पहला लेक्चर है बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, अपना जो भी कमेंट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर दें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।